that you have a gas cylinder which can withstand a maximum pressure of 15 atm. ठीक है, 15 atm का वो maximum pressure hold कर सकता है. Okay, pressure inside the gas cylinder at 27 degrees Celsius is 10 atm. 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर 10 atm है. एंड रूम इन विच सिलेंडर इज केप्ट कैचेस फायर. अभी जहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ था मान लो उधर आग लग गई है. तो आपको बताना है कि कौन से टेम्परेचर पे योर सिलेंडर इज गोइंग टू बर्स्ट. सो P1 जो है वो एक्चुअली जो भी उसके अंदर का प्रेशर है वो आपके पास 10 atm है. ओके, और टेम्परेचर कितना है उसके लिए T1 which is your 27 degree Celsius. So it is going to be 300 केल्विन. हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो, डिग्रीज में नहीं निकालना है आंसर. ओके संप्रिता ध्रुव, डिग्री में आंसर नहीं निकालना है. लिख दो ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू केल्विन. तो सॉल्व भी केल्विन में कन्वर्ट करके ही करना है. ओके, T2 मुझे कि कितना टेम्परेचर होगा. ओके, बट P2 मुझे पता है कि मैक्सिमम कितना भी होगा प्रेशर तो वो 15 atm ही विथस्टैंड कर सकता है. तो मैं सिंपली फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे. जो हमारे पास गेल-ओजाइक्स का फॉर्मूला है P1 by T1 is equal to P2 by T2. Okay, P1 is 10, T1 is 300, P2 is 15, T2 हमको नहीं पता. Find the T2, that is going to be 450 Kelvin. इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम प्रेशर उसका 15 है तो वो मैक्सिमम प्रेशर 15 होगा 450 केल्विन पे. तो दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर. अगर इससे टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम प्रेशर है तो ये उसका मिनिमम टेम्परेचर होगा. इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑफ कोर्स सिलेंडर आपका बर्स्ट हो जाएगा. सो इट इज द मिनिमम टेम्परेचर फॉर बर्स्टिंग. तो अगर आपके पास टेम्परेचर 450 केल्विन से ज्यादा हुआ तो इन दैट केस आपके पास सिलेंडर जो है दैट इज गोइंग टू बर्स्ट. इज इट क्लियर? अच्छा, मैं यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ. इफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल ऑफ सिलेंडर is 400 Kelvin, then predict cylinder will melt or burst. What should be the answer? जिस मटेरियल का सिलेंडर बनाया है उसका ही मेल्टिंग पॉइंट 400 केल्विन है. तो आपके पास सिलेंडर अब मेल्ट होगा या फिर बर्स्ट होगा? संप्रिता योर आंसर इज राइट. स्निग्धो गलत है. प्रज्ञा योर आंसर इज राइट. रेणुका योर आंसर इज रॉन्ग. स्मरणिका करेक्ट है. अब खुद ही सोचो ना, अगर 450 पे वो बर्स्ट हो रहा है तो बर्स्टिंग तक तो टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं. बर्स्ट करने तक तो टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं. उससे पहले ही वो सिलेंडर आपका मेल्ट होने लगेगा, इससे पहले कि बर्स्टिंग हो, है ना. तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जो है सिलेंडर के मटेरियल की इट इज लेस देन द बर्स्टिंग टेम्परेचर. सो ऑफ कोर्स फर्स्ट इट इज गोइंग टू मेल्ट, बर्स्टिंग नहीं होगा. देन यहाँ पे आप लिख लो चाहे तो, मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन बर्स्टिंग टेम्परेचर, so it will melt rather than bursting. Okay.
So in the previous class, we were talking about Avogadro's number, and we have done the theoretical portion. Now we will do some questions. Okay. So I have this one container, and this container has 16 grams of food. And I have this another container which has 40 grams of SO3 at a particular temperature and pressure. दोनों का temperature and pressure जो है वो same है. आपको बताना है that volume of O2 is greater than volume of SO3 या फिर volume of O2 is less than volume of SO3 या फिर volume of O2 is equal to volume of SO3 or C can or D cannot be determined. वॉल्यूम कैसा होने वाला है? Yes, good. It is going to be equal, है ना? एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर सिमिलर कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर के, तो मैंने बोल दिया टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन सिमिलर है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. तो मुझे वॉल्यूम तो नहीं पता, बट मेरे को मास पता है, तो मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकती हूँ. सो मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 16 बाय 32 और मोल्स ऑफ SO3 विल बी इक्वल टू 40 ग्राम्स गिवन है और इसका मोलर मास होता है 80. इसका मोल्स हो गया 1/2, इसका मोल्स हो गया 1/2. तो दोनों के ही कितने मोल्स है? हाफ हाफ मोल्स है. सिंस बोथ द मोल्स आर सेम, तो उनका वॉल्यूम क्या होने वाला है? सेम. दिस इज व्हाट एवोगैड्रोस लॉ सेज. एक और क्वेश्चन करो. अगेन आई हैव दिस कंटेनर, दिस टू कंटेनर. यहाँ पे X atom of oxygen from O2 और यहाँ पे X atom of oxygen but from O3. Pressure and temperature are same for both the cases. तो आपको ये बताना है volume of O2 is less than volume of O3 या फिर volume of O2 is greater than volume of O3 या फिर volume of O2 is equal to volume of O3 या फिर cannot be determined. What should be the answer? संप्रता गलत है. दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एकदम एग्जैक्टली अच्छा खुद ही सोचो. जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन दिया एग्जैक्टली सेम मैं नीचे वाला क्वेश्चन दूंगी क्या सॉल्व करने के लिए, देन आपको सोचने को क्या मिलेगा?
पहले में मैंने बोला कि x नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम O2। O2 मेरे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें से मैंने O2 के वहां पे मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें से मैंने x नंबर ऑफ एटम ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करूँ, मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होगा, x नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे, ओके। एंड दिस विल बी योर टोटल कितने हैं, O2 दो एटम्स में से कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, x number of atoms and then we have 3 total number of ऑक्सीजन के जो ओजोन में कितने हैं, 3। अगर मुझे मोल्स निकालना है, कितने मोल्स हैं, मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाई 2Na, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 3Na। वैल्यू ज्यादा किसकी है, मोल्स अगर हम बात करें तो मोल्स इसका ज्यादा है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। तो अगर इसके मोल्स ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम भी क्या होने वाला है, O2 का ज्यादा। तो आंसर विल बी, बात समझ में आया? इज दिस क्लियर गाइस? यस और नो, जल्दी बोलो। फाइन, मॉलिक्यूल सेम कैसे होंगे, मैं एक्स एटम ले रही हूँ O3 में से, सॉरी O2 में से, संप्रेता, और मैं एक्स एटम ले रही हूँ O3 में से। सिंपल सी बात है, मान लो मेरे पास यहाँ पे 10 है और मेरे पास यहाँ पे 20 है। इसमें से अगर मैंने 5 निकाले और इसमें से अगर इसमें से भी मैंने 5 ही निकाले, पर टोटल ऑफ मॉलिक्यूल्स तो डिफरेंट है ना, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है। यहाँ पे O2 से ले रहे हैं हम, यहाँ से O3 से ले रहे हैं, तो भले ही x का वैल्यू सेम है बट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कंटेनर में डिफरेंट है ना, नंबर ऑफ नॉट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है। यहाँ पे अगर मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास 10 O2 है और मेरे पास 10 O3 है, 10 O2 का मतलब एटम्स कितने हो गए ऑक्सीजन के, 20, और इसमें एटम्स कितने होंगे, 30, तो डिफरेंट हो गया ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल सेम है, 10O2 10O3, बट एटम्स यहाँ पे 20 हो जाएंगे, यहाँ पे 30 हो जाएगा, बिकॉज वो O3 है, वो O2 है। दैट्स व्हाट आई सेड जब मैं नोट्स लिखवा रही थी लास्ट क्लास में, कि एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, बट नंबर ऑफ एटम्स सेम होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स एटॉमिसिटी को डिफाइन करता है, और एटॉमिसिटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग मॉलिक्यूल। ओके फाइन। नेक्स्ट एक चीज नोट डाल के लिख लो, हो सकता है आपको STP वाले टर्म सुनने को मिले या फिर NTP टर्म सुनने को मिले। STP इज योर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP इज योर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन दोनों के ही केस में आपको हो सकता है वैल्यू ना गिवन हो। ओके, सो इफ फॉर बोथ दीज केसेस temperature will be 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin, and pressure will be 1 atm in both the cases। तो अगर ऐसे बोल दे at STP, तो आपको एज्यूम करके चलना है 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है।
और क्वेश्चन करो. You have this container, have 80 gram of CH4 at STP. There is another container with 220 grams of CO2 at STP. आपको ये बताना है. Again, volume of CH4 is greater than volume of CO2. Volume of CH4 is less than volume of CO2. Volume of CH4 is equal to volume of CO2, and D cannot be determined. Tell me. Easy the question. Yes, Samprita, correct है. Avilash, your answer is wrong. एक दो गलत है. रेणुका, you're correct. Neha, your answer is correct. रेशमा, स्वर्णिका, करेक्ट. गुड. सिंपल सी बात है. एसटीपी मतलब टेम्परेचर और प्रेशर तो सेम है. तो आपको देखना है कि वॉल्यूम सेम है या नहीं. तो आप मोल्स निकाल लो. मोल्स कैसे निकालोगे? 80 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास होता है CH4 का 16. इट इज 5 मोल्स. इसका मोल्स निकालोगे. गिवन मास इज 220 ग्राम्स. मोलर मास ऑफ CO2 इज 44. आंसर आ गया 5 मोल्स. अगर दोनों के मोल सेम हो गए तो वॉल्यूम भी क्या होगा? तो वॉल्यूम विल बी यहाँ पे नोट डाल के एक चीज लिखो. इफ 1 mole of any gas is present at STP, then it will always occupy 22.4 लीटर. नो मैटर व्हाट. कोई भी गैस प्रेजेंट हो और वो अगर 1 मोल है एट STP, वो हमेशा 22.4 लीटर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. तो यहाँ से हम मोल्स का एक और फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना हो तो जो भी वॉल्यूम गिवन है एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो वो मोल्स दे देगा. फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द वेट in grams of CO2 gas which occupies 67.2 liter at STP. ओके. तो अगर वो 67.2 लीटर STP पे ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका मोल्स 1 मोल नहीं है, ज्यादा ही होगा समवेयर. तो मुझे ग्राम्स निकालना है कि ग्राम्स में कितना है. तो पहले मैं मोल्स निकाल लेती हूँ. मोल्स निकाल के मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूंगी. तो मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन वॉल्यूम एट STP 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4 which will be equal to 3 moles. अब मोल्स निकाल लिया तो वेट निकाल लो. वेट किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर मास multiplied by moles, that is 132 grams. Is it clear? Understood guys or not? Let me know.
कोई भी डाउट होना बीच में, जस्ट कीप ऑन आस्किंग मी। कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है जस्ट पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट टॉपिक इज योर इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम एक को कांस्टेंट रख के दो के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे। तो अगर मेरे को तीनों फैक्टर्स के बीच में अगर रिलेशन निकालना है, देन दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इन दिस राइट डाउन इक्वेशन which represent relation between pressure, volume and temperature for given amount of gas is known as equation of state। ठीक है, जैसे हमने देखा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। तो सारे इक्वेशन को मिला के हम लिख सकते हैं PV बाई टी इज इक्वल टू K। और अगर मेरे पास टू सिस्टम्स है, so for two systems this can be written as P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by। for example एक क्वेश्चन करो, volume of a gas at 127 degrees Celsius and 570 mm of Hg pressure is 20 liter। Calculate volume of same amount of gas at 227 degrees Celsius temperature। टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं एंड 1140 डॉट प्रेशर। यूनिट का ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज योर आंसर। डन गाइस, कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने के लिए? सब तो आ जाना चाहिए आंसर।
चलो शायद कर नहीं पा रहे हो तुम लोग, मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। स्निक तो आपका आंसर करेक्ट है। वो रॉन्ग है, यूनिट चेंज किया था प्रॉपरली। देखो इधर, प्रेशर 1 गिवन है 570 mm ऑफ एच, और P2 गिवन है आपको 1140 टॉर्क। V1 is 20 liter and T1 is 273.27. That is 400 Kelvin. यहाँ पे V2 हमको फाइंड आउट करना है और T2 is 227 plus 273, which will be equal to 500 Kelvin. अब बात ये कि 1 ATM is equal to 760 mm of H and 1 ATM is also equal to 760 torque. तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही 760 के वैल्यू से इक्वल है। तो दोनों का मतलब क्या है कि 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर्क। तो आपको यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 570 प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 500। यहाँ से you can find out the value of V2 which will be 12.5 liter. Got it guys? इतना इजी था, क्यों सॉल्व नहीं कर पाए? यूनिट चेंज किया मैंने, जरूरत ही नहीं पड़ी वैल्यू। 1 ATM is equal to 760 mm Hg, स्टार्टिंग में ही मैंने इसलिए बता दिया था। एंड 1 ATM is equal to 760 टॉर्क, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हो गए ना। 760 mm Hg is equal to 760 of torque. That means 1 mm Hg is equal to 1 torque. तो जो भी mm Hg है वही torque के भी equal हो जाएगा। Go back to the notes, you will find out कि उनके यूनिट का नाम अलग है but value magnitude wise, value के magnitude wise they are same. Okay, चलो next is your ideal gas equation. सो आइडियल गैस इक्वेशन सारे लॉस को मिला के एक इक्वेशन बनाई है, जिसमें अभी हमने ऊपर बोला कि PV बाई टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट वैल्यू। उसी के कांस्टेंट वैल्यू को हम एक एक्सपेरिमेंटली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। सो आइडियल गैस इक्वेशन इज PV बाई टी इज इक्वल टू R, एंड व्हाट इज R हियर? R is a universal gas constant. ओके और ये गैस कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। सो एक्सपेरिमेंटली फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। तो अगर 1 मोल के लिए हमको आइडियल गैस इक्वेशन का इक्वेशन लिखनी है, दैट इज गोइंग टू बी PV by T is equal to R. So you can write down here for 1 mole of gas, value of PV by T at different conditions, चाहे आप कोई भी different conditions ले लो, okay, that is different values of PV and T, but उनका अगर PV by T निकालोगे, that is going to be constant only, that is different value of P, V and T, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज हो रहा होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो अकॉर्डिंगली अगर आप उसका रेशियो निकालोगे तो वो सेम ही आएगा। ओके, इज ऑलवेज कांस्टेंट, which is represented as R, and
it is called as universal gas constant. So for n moles अगर लिखना है मेरे को इस इक्वेशन को I will write it as PV by T is equal to n, है ना, this is for n moles. अगर 1 मोल के लिए लिखना है तो PV by T is equal to R लिखेंगे. तो यहाँ से we can write down PV is equal to nR T, which is an ideal gas equation. Write down this. Okay. Now, what is the significance of R? Write down significance of R. For significance of R, I can write down R is equal to PV by NT. Okay. अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर वॉल्यूम में मीटर क्यूब में ले रही हूँ और टेम्परेचर केल्विन में ले लिया और n को हम ऐसे मोल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, so R can be written as like, so this R will be equal to Newton per meter square, volume is meter cube divided by mole or Kelvin. Cancel out हो जाएगा. I will have Newton meter divided by mole Kelvin. न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क. Okay, so what is R? R is actually work done per mole per Kelvin. We can write down here R is work done. Significance क्या है R का? It is whatever the work is done by the gas for 1 mole per Kelvin. Is it clear, guys? और नेक्स्ट इज वैल्यूज ऑफ आर. अच्छा, वैल्यूज ऑफ आर का ध्यान रखना है बिकॉज 2-3 वैल्यूज हैं आर की और एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम कौन सा वैल्यू आर का कंसिडर करना है वो टोटली डिपेंड करता है उसके यूनिट पे. ओके, so write down here since R is the universal gas constant, so its value calculated at any condition of pressure and temperature will give a constant value. But for simplicity, its value is always calculated at STP for 1 mole of a gas. So जब हम R का वैल्यू
यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो इन दैट केस किसी भी कंडीशन पे, सॉरी यहाँ प्रेशर करो, एट एनी कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हमको कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, बट फिर भी हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम कांस्टेंट वैल्यू जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ओके, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस. Write down next, due to different values of P and V, different system, R has different values and different units. कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर की बात करें तो एटीएम के टर्म्स में उसका वैल्यू 1 होता है, और अगर मैं टॉर ले लूँ तो 760 हो जाएगा, या एमएमएचडी ले लूँ तो भी 760 हो जाएगा, पास्कल ले लूँ तो वैल्यू अलग हो जाएगी, तो उसकी वजह से आर की वैल्यू भी चेंज होने लग जाती है. तो डिपेंड करेगा कि आपने यूनिट क्या लिया है, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, उसके रेस्पेक्ट में आर की वैल्यू वेरी करेगी. हमको एक चीज ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, n इज इक्वल टू 1, दैट इज फॉर 1 मोल, एंड एट एसटीपी. तो पहला जो यूनिट हम कंसीडर करेंगे दैट इज लीटर एटीएम मोल केल्विन. तो यहाँ पे प्रेशर अगर मैं एटीएम में ले रही हूँ तो 1 एटीएम हो जाएगा, वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है फॉर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, टेम्परेचर 273 केल्विन. ये सारी वैल्यूज आप पुट करो तो R will be equal to 1 ATM 22.4 liter divided by 1 mole and 273 Kelvin, which will be equal to, इसको डिवाइड करोगे तो you will have a value of 0.0821. और यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर ATM पर केल्विन पर. और कैलकुलेशन करते टाइम और simplicity 0.08 can be written as 1/12. तो या तो 0.08 ले लो या फिर 1/12 ले लो. अप्रोक्सीमेशन के लिए बोल रही हूँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी क्योंकि आपने एग्जैक्ट वैल्यू आज की कंसिडर नहीं की है. ऐसे अगर मैं प्रेशर एंड वॉल्यूम अलग अलग ले लूँ, इसमें आप आएगा हमारे पास जाउल्स, मोल और केल्विन इस टर्म में. तो मोल्स हमने 1 मोल लिया हुआ है, टेम्परेचर एसटीपी रहेगा तो 273 केल्विन ही होगा. प्रेशर का यूनिट जो अब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम ले रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू 101.325 into 10 raised to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम वी विल टेक इन मीटर क्यूब. सो मीटर क्यूब को अगर मुझे लेना है तो 22.4 लीटर होता है, उसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी तो आई विल गेट लीटर में. वॉल्यूम विल बी 22.4 into 10, not 100, sorry, 1000, 10 raised to the power -3 लीटर. मैंने आपको सारे रिलेशंस लिखवाए हैं ऊपर ही, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, एवरीथिंग. तो अगर हम ये वैल्यूज ले रहे हैं तो R का वैल्यू अब वेरी करेगा. सो R विल बी इक्वल टू 101.325 into 10 raised to the power 3 into 22.4 into 10 raised to the power -3 divided by 1 into 273. कैंसल आउट हो गया. इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8.314. यूनिट क्या रहेगी, यहाँ पे आपने लिया सॉरी ये लीटर नहीं होगा, मीटर क्यूब होगा. ओके, ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर मोल केल्विन, and Newton meter can be called as your joules. So this will become 8.314 joules per Kelvin per mole.
यस और नो? कोई भी डाउट है तो पूछो। ध्रुव, केल्विन नीचे डेनोमीटर में है ना, ये मोल हो गया और ये केल्विन हो गया। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में लिखूंगी तो पर केल्विन, केल्विन भी डेनोमीटर में है और मोल भी डेनोमीटर में है। और यू कैन आल्सो राइट डाउन ऐसे जाउल्स केल्विन और मोल, ऐसे भी लिख सकते हो। लिखने का तरीका है ये, बस मतलब सेम ही है। हम इसको क्योंकि वो डेनोमीटर में है तो पर रेस्पेक्ट में बोल देते हैं, पर केल्विन पर मोल। अच्छा, एक क्वेश्चन करूं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरी पर मोल केल्विन। कैलोरीज के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। आपको बस मैं ये बता देती हूँ कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। So what will be the value of R in the terms of calorie per mole per Kelvin? Yes, Sampada, you're right. जो आप भी सही हो, स्मिको का भी करेक्ट है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कुछ ऐसे लॉजिक नहीं था। आपको आर का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, और आर जो है जाउल्स में 8.314 है। तो अगर आर की वैल्यू केल्विन में निकालनी है, सॉरी कैलोरीज में निकालनी है, 8.314 डिवाइडेड बाई 4.18, ओके। ये हो जाएगा किसमें, कैलोरीज पर केल्विन, which will be equal to 1.98 calories Kelvin or more. But exam में question करते time we will use the value 2 calories per Kelvin. संप्रीता कौन सा कैलकुलेशन किया है बेटा? अगर 4.18 जाउल्स 1 कैलोरी के इक्वल है, तो 1 जाउल्स कितने कैलोरी के इक्वल होगा, 1.48। आपको निकालना किसके लिए है, 8.314 के लिए। 8.314 divided by 4.18। चलो क्वेश्चन करो कुछ। कैलकुलेट प्रेशर exerted by 48 grams of oxygen gas in a container of volume 8 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। आर का वैल्यू होगा 0.08 लेके करना है। सॉल्व करो। 2 मिनट का आंसर है, 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है।
यस निको करेक्ट है। देखो इजी सा क्वेश्चन है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम। क्वेश्चन में आपको प्रेशर निकालना है। टेम्परेचर इज गिवन टू यू 27 डिग्री सेल्सियस, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, दैट इज गोइंग टू बी 300 केल्विन। ओके, वॉल्यूम आपको गिवन है 8 लीटर्स, और मोल्स निकालने के लिए आपको मास गिवन है 48 ग्राम्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा 32। दिस इज योर मोल्स। अब सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, पीवी इज इक्वल टू एफ। प्रेशर आपको निकालना है, ये हो जाएगा 48/32। आर का वैल्यू 0.08 लेना है, टेम्परेचर 300 रखना है, और वॉल्यूम यहाँ पे 8 है। तो प्रेशर निकालोगे यू विल गेट 4.5 ATM। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ। A gas occupies 100 ml at 50 degrees Celsius and 1 atm pressure. The gas is cooled constant pressure so that volume is reduced to 50.0 ml. What is the final temperature of, solve this. Samprita, your answer is wrong. संपदा का करेक्ट है। देन ऑप्शन बताया करो ना सीधा। स्मरणिका रॉन्ग है, क्या कर रहे हो, क्या कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? क्वेश्चन को समझो, सुनो, गलत है ऐसे तो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ गैस ऑक्यूपाइज 100 ml, इसका मतलब है वॉल्यूम कितना हुआ, सिंपली लिख लो यहाँ पे 100 ml
at 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखो 50 प्लस 273 केल्विन में हमेशा कन्वर्ट करो उसको ऑलवेज। उसके बाद क्या बोल रहा है एंड 1 atm प्रेशर ओके दैट मींस प्रेशर इज 1 atm। अब बोल रहा है द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब P2 इज स्टिल 1 atm so that the volume is reduced to 50 milliliter। वॉल्यूम कितना हो गया 50 मिलीलीटर। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर हियर T2 आपसे पूछ रहा है। ऑफ कोर्स अगर दोनों के ही केस में प्रेशर सेम है मतलब P कांस्टेंट हो गया। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो रिलेशन क्या है V1 by T1 is equal to V2 by T2। अब यहाँ पे PV is equal to nRT थोड़ी लगाओगे, है ना। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। So now V1 is 100 ml, T1 is 323 Kelvin. This is 50 ml divided by T2 you have to find out. अभी ये कैंसिल करो, ml कैंसिल, T2 आपको निकालना है। T2 will be now 161.5। बट ये आंसर किस में आया है केल्विन में। ऑप्शंस में वैल्यूज क्या गिवन है डिग्री सेल्सियस में। So what you have to do is you have to convert this Kelvin into degree Celsius। ठीक है, तो आपको पता है कि 161.5 केल्विन विल बी इक्वल टू जो भी डिग्री सेल्सियस होगा प्लस 273। डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो गया 161.5 माइनस 273 which is equal to minus 111.5 डिग्री सेल्सियस। आंसर विल बी डी। एग्जामिनर ने आपको बड़ी ही आसानी से यहाँ पे 161 ऑप्शन दे दिया। जैसे ही आपका T2 यहाँ पे आया आप फटाक से यहाँ पे मार्क कर दोगे बिना सोचे समझे कि वहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है केल्विन में है। बात समझ में आ रही है क्या मिस्टेक्स करते हो सिली मिस्टेक्स। सो आंसर विल नॉट बी ए। जिनका भी ए आया है उन्होंने सॉल्व करेक्ट किया है बट उसको डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट करना भूल गया। इतना सा सिली मिस्टेक्स के चक्कर में यू आर गोइंग टू लूज 4 मार्क्स एंड दैट इज नॉट गुड। ठीक है स्वर्णिका, समझ में आया सबको। चलो नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। ठीक है तो वो होमवर्क में करना एंड देन वी विल फिनिश द क्लास फॉर टुडे। Sample of gas at 27 degrees Celsius and 1.00 atm pressure occupies 250 liter. What temperature is required to adjust the pressure of that gas to 1.50 atm after it has been transferred to a 2.50 कर दो to a 2.0 1 second 2.00 liter container। सेकंड क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। 12 gram of an unknown gas exerts 2 atm pressure in a container of volume 5 decimeter cube at 227 degrees Celsius।
calculate molar mass of the unknown gas. Next question. 12 gram of a gas जिसका मोलर मास गिवन है 120 exerts a pressure of 1 atm at T degrees Celsius. When temperature increases by 10 degrees Celsius, then pressure increases by 10%. आपको फाइंड करना है T का वैल्यू. Next question. Assuming same pressure in each case, calculate mass of hydrogen required to inflate a balloon to a certain at 127 degrees Celsius. If 8 gram helium is required to inflate the balloon to half the volume, that is 0.50 volume at 27 degrees Celsius. These 4 questions are for homework.